हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर लाइट का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसको समझने के पहले, रिफ्रैक्शन को समझने के पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक कांच का गिलास लेते हैं और उसमें हम कुछ पार्ट तक पानी भर देते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने इसमें वाटर भर दिया। और अब क्या करते हैं कि इस गिलास में एक स्पून को लेते हैं और इसको हम स्पून को तिरछे रखते हैं, तिरछा रखते हैं। तो अब इसको हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखते हैं कि जहां पर यह वाटर और एयर सरफेस एक दूसरे को टच कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। जहां पर वाटर या कोई भी दो मीडियम का सरफेस अगर जहां पर मिलता है, उस पार्ट को बोलेंगे इंटरफेस। तो इंटरफेस पर हम देखेंगे कि जो स्पून का जो ऊपर का पार्ट है, जो एयर का पार्ट है, और जो स्पून का जो नीचे है, पानी के अंदर का पार्ट है, वह हमें लगेगा कि दो अलग अलग डायरेक्शन से आ रहा है। यानी यहाँ पर लगेगा कि यह जो स्पून है यह टूटा हुआ है। यह स्पून लगेगा कि हमें टूटा हुआ है। यह जो नीचे वाला पार्ट है ये इस स्पून का पार्ट नहीं है। उसी तरह एक ग्लास में पानी भरते हैं और इसमें हम एक पेंसिल को रखते हैं। तो पेंसिल भी हमें लगेगा कि जहां पर इंटरफेस है वहां से लगेगा कि यह जो नीचे वाला पार्ट है अलग डायरेक्शन से, जो पेंसिल है वह अलग डायरेक्शन में लगेगा, दिखाई दे रहा है नीचे वाला पार्ट। यह लगेगा कि इस यह जो पार्ट है, पानी के अंदर का पार्ट है, इस पेंसिल का पार्ट नहीं है। ये एक दूसरे से टूटा हुआ लगेगा, कि दोनों यहाँ पर लगेगा कि टूटा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमें रेज आ रही है ऊपर वाले पार्ट से, और पानी के अंदर का जो स्पून का पार्ट है और पेंसिल का पार्ट है, पानी के अंदर से जो रे आ रही है वह हमें लगेगा कि अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है। जो ऊपर वाले पार्ट से जो रे आ रही है वह अलग डायरेक्शन से आ रही है, और नीचे वाला पार्ट से जो रे आ रही है वह अलग डायरेक्शन से आ रही है। तो दोनों पार्ट से अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, इसलिए हमें लगेगा कि यह जो स्पून है और पेंसिल है यह टूटा हुआ है। अलग डायरेक्शन से आ रही है तो हमें लगेगा कि दो दो अलग अलग जगह पर पेंसिल का पार्ट रखा हुआ है। यह लगेगा कि यह अलग जगह पर रखा हुआ है और यह अलग जगह जगह पर रखा हुआ है। तो ये इसको जैसे इसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। जैसे जब हम एयर है, एयर में हम रे, लाइट का रे अगर ट्रेवल करेगा तो वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जैसा हम जानते हैं कि लाइट का जो रे है वह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। अगर किसी कोई भी एक मीडियम से अगर ट्रेवल कर रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। जैसे यह एयर है, अगर इसमें से लाइट रे ट्रेवल करेगा तो वह स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। अगर हम इस एयर के बीच में एक ग्लास का स्लेब रख देते हैं, या एक ग्लास का स्लेब है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें कैसे यह जो रे है, लाइट का रे है, वह कैसे ट्रेवल करता है। लाइट का रे आ रही है और यह इंटरफेस है एयर और ग्लास के सरफेस का, जहां पर एक दूसरे से मिल रहे हैं उसको हम लोग इंटरफेस बोलेंगे। तो इंटरफेस पर यह टकराती है, यहाँ पर रे ग्लास से टकरा रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। जो रे यहाँ पर आ रही है इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। अब हम क्या करते हैं, और यह रे जो है ऑब्लिक्यूली है। यह जो सरफेस है, ग्लास का सरफेस है, वह उससे ऑब्लिक्यूली टकरा रही है, कुछ एंगल बनाकर टकरा रही है, तिरछा आ रही है। और हम जिस पॉइंट पर यह रे टकरा रही है उस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। यह एक परपेंडिकुलर लाइन है। इस पॉइंट पर यह जो ग्लास का सरफेस है उस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं। अब हम अगर यह ग्लास नहीं रहता, यह ग्लास स्लेब नहीं रहता, तो यह रे सीधा इस डायरेक्शन में आ रही थी तो इस डायरेक्शन में चली जाती। अभी देखते हैं, अभी क्योंकि अब यहाँ पर ग्लास रखा हुआ है तो यहाँ से यह टकराने के बाद यह रे जो ग्लास के अंदर जाएगी, तो देख रहे हैं कि यह जो इसका ओरिजिनल डायरेक्शन था, जिस डायरेक्शन में यह जाती, उसे थोड़ा सा बेंड हो जाती है। बेंड किधर हो रही है?
यह जो नॉर्मल है, यह जो नॉर्मल लाइन है, इस पर जो हम लोगों ने परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किया था, उसकी तरफ बेंड हो जा रही है। जाना था इस डायरेक्शन में, लेकिन यह बेंड होकर इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अब फिर हम देखते हैं कि ये यह फिर यह इंटरफेस सरफेस है, वह ग्लास और एयर के बीच का इंटरफेस सरफेस है। अब यह ग्लास से जब बाहर निकलेगी तो देखते हैं यह कैसे निकलती है। और इस रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे, जो यहाँ से ग्लास के अंदर गई ये टकराने के बाद, उसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और जब यहाँ से यह फिर बाहर निकलती है, तो बाहर कैसे निकलेगी उसको भी देखते हैं। यहाँ पर हम फिर एक नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल को ड्रॉ किया, और अगर इधर भी यह ग्लास ही रहता, इस साइड भी ग्लास ही रहता, एयर नहीं रहता, तो इस डायरेक्शन में यह रे जाती, जो ग्रीन लाइन है इस डायरेक्शन में यह रे जाती। लेकिन अब इस डायरेक्शन में रे नहीं जाकर यह जो नॉर्मल है, नॉर्मल के ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो रही है। देखिए यहाँ से ये इस केस में क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन यह नॉर्मल की तरफ, यह जो नॉर्मल है उसकी तरफ बेंड हुआ। और यहाँ पर यह क्या हुआ, यह ब्लू वाला लाइन नॉर्मल है, तो यह नॉर्मल के ऑपोजिट बेंड हुआ। इस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए था, लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड हुआ और इस डायरेक्शन में यह चला गया। तो अब ये जो एंगल बनाएगा, या कितना एंगल बना रहा है अपने ओरिजिनल पाथ से, और इस केस में भी जितना एंगल बना रहा है, यह दोनों सेम होगा। तो यह जो बाहर रे निकल रही है, इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। तो जो इमर्जेंट रे है, वह जो है इसका जो ओरिजिनल पाथ था, अगर यह बेंड नहीं होती तो जिस पाथ में अगर ये रे जा रही थी, उसके पैरेलल यहाँ से निकलने के बाद इमर्जेंट रे है जो इसके पैरेलल जाएगी। क्यों? क्योंकि यह एंगल और यह एंगल दोनों इक्वल है। यानी इस केस में जितना नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, इस केस में उतना ही एंगल नॉर्मल के ऑपोजिट बेंड हो रहा है। तो यहाँ से निकलने के बाद इसके जो ओरिजिनल पाथ था उसके पैरेलल ही जाएगी। थोड़ा सा यह क्या है, शिफ्ट कर जाएगी, सिर्फ इस डायरेक्ट इस लाइन पर नहीं जाकर इस लाइन पर जाएगी, लेकिन दोनों पैरेलल रहेगा। जो ओरिजिनल पाथ है उसके पैरेलल रहेगा। सिर्फ यह किसी दो पेयर के मीडियम के लिए, अगर हम मीडियम को चेंज कर देंगे तो पैरेलल रहेगा, लेकिन यह जो एंगल है वह डिफरेंट होगा। It appears that when light travels obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. यहाँ से यह फर्स्ट मीडियम है और यह सेकेंड मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाता है तो इसका जो डायरेक्शन है वह चेंज हो जाता है। दिस फेनोमेनन इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इस फेनोमेनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। देखिए यहाँ भी मीडियम चेंज हुआ, यहाँ ग्लास था यहाँ एयर हुआ, तो यहाँ से भी जब निकला तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। Refraction is due to change in speed of light as it enters from one transparent medium to another. इसका जो रिफ्रैक्शन होता है उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड भी चेंज हो जाता है। Experiments show that refraction of light occurred according to certain law. और एक्सपेरिमेंट से यह मालूम किया गया कि जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वह कुछ लॉ को फ्लो करता है। तो यह देखिए, अगर मान लो कि हम लोगों ने ऑब्लिक्यूली लिया था रे को, इसके पहले वाले में अगर हम इस पर नॉर्मल रे जाएगा, अगर एयर है और एक ग्लास है, अगर इस पर नॉर्मल रे जाएगा तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। देखिए यह जिस डायरेक्शन में जा रहा था, यह इस पर नॉर्मल है, इस नॉर्मल डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन सेम रहेगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। सिर्फ ऑब्लिक्यूली डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट रे है तभी जाके उसका डायरेक्शन चेंज होगा।
अब हम देखते हैं रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज it enters from one transparent medium to another. Experiments show that refraction light occur according to certain law. अब देखते हैं कौन सा लॉ है जो जिसके कारण रिफ्रैक्शन के लिए अप्लाई होगा. द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तो इसमें बोल रहा है कि इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया, और नॉर्मल, यह जो लाइन है यह नॉर्मल, नॉर्मल हो गया, तीन चीज हो गया. और यह क्या होगा, नॉर्मल कहां पर लेंगे, या जो इंसिडेंट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है उस पॉइंट पर हम नॉर्मल लेंगे. ऑल लाई इन द सेम प्लेन, और यह जो तीनों है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये सेम प्लेन में रहेगा. यानी ये जो अभी देख रहे हैं कि ये स्क्रीन है, तो यह स्क्रीन पर ही तीनों रहेगा. स्क्रीन के न बाहर कोई रहेगा न अंदर कोई रहेगा. दो या दो से अधिक एक ही प्लेन पर रहेगा. तीनों को एक ही प्लेन पर रहना चाहिए. अगर तीनों में से कोई भी एक इस प्लेन पर नहीं है तो यह लॉ नहीं होगा, यह रिफ्रैक्शन का लॉ नहीं होगा. तो इसको देखते हैं. सेकंड का क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट. अब हम जो साइन निकालेंगे, यह जो इंसिडेंट एंगल है इसका साइन निकालेंगे, और यह जो रिफ्रैक्शन एंगल है इसका हम साइन निकालेंगे, और दोनों का रेशियो निकालेंगे किसी पार्टिकुलर दो पार्टिकुलर मीडियम के लिए, तो वह कांस्टेंट आएगा. दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. अब साइन आई, यह जो साइन आई इंसिडेंट रे का साइन निकाला, और रिफ्रैक्शन रे जो रे है उसका साइन निकाला, तो साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट होगा. यह किसी दो पार्टिकुलर मीडियम के लिए कांस्टेंट होगा. यानी हम जो, अगर यह इंसिडेंट रे है इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर हम इसका एंगल चेंज कर दें, अगर हम देखिए एंगल को थोड़ा सा हम लोगों ने बढ़ा दिया, इंसिडेंट रे का एंगल को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है उसका भी एंगल इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यह कांस्टेंट हो रहना है, इसको कांस्टेंट रहना है. तो अगर साइन आई इंक्रीज करेंगे तो साइन आर को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी जाकर यह कांस्टेंट होगा किसी दो पार्टिकुलर मीडियम के लिए. दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट. तो यह जो कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम का, या ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इन रेस्पेक्ट टू एयर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का इन रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. अब देखिए, अब ये मान लेते कि यह एयर है और यह ग्लास है. लेट V1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. अगर इसको मान लेते हैं, जो एयर को मीडियम 1 मानते हैं, और इसमें जो लाइट है स्पीड का, या जो लाइट जा रही है रे, इसका स्पीड है मान लेते हैं कि V1 है, और जो मीडियम 2 है यानी ग्लास है, इसमें स्पीड लाइट का मान लेते हैं कि V2 है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 एयर के कंपेयर में, इस केस में एयर है, is given by the ratio of the speed of light in medium 1 and the speed of light in medium 2. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लाइट ऑफ स्पीड, जो फर्स्ट मीडियम है उसमें लाइट ऑफ स्पीड को डिवाइड कर देंगे लाइट ऑफ स्पीड इन मीडियम 2, तो यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम चल जाएगा. तो N21 यानी यहाँ पर N क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 यानी एयर में, तो यह हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1,
स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 यानी एयर में डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इक्वल टू v1 बाई v2। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका निकालना है इसके कंपेयर में, तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट, तो मीडियम 2 का स्पीड ऑफ लाइट v2 है और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट v1 है। इसका ऑपोजिट होगा, देखिए यहाँ मीडियम 2 और 1 है तो यहाँ पर वेलोसिटी 1 और 2 का होगा, मीडियम 1 का और 2 का, यहाँ पर 1 और 2 है तो यहाँ पर 2 और 1 है। तो इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, अगर मीडियम 1 वैक्यूम और एयर है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसीडर्ड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर यह एयर है या वैक्यूम है तो जो मीडियम 2 है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम वैक्यूम से कंपेयर करेंगे। दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो अगर हम मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम से कंपेयर करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगा उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2। तो जैसे हम लोग दो मीडियम को कंपेयर किया था तो N21 था, अगर हम एयर या वैक्यूम से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ इसको N2 लिखेंगे और इसको यह क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इफ c is the speed of light in air and v is the speed of light in medium, अगर मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में c है और मीडियम में v है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम nm इज गिवन बाई, अब जो nm के जो मीडियम है उसमें क्या हो जाएगा nm, क्योंकि हम लोग m यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर एयर है तो एयर से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ मीडियम हो जाएगा या जो मीडियम रहेगा वो हो जाएगा। तो nm ये हो गया इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो यह हो जाएगा c डिवाइडेड बाई v। तो यह हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर जो हम कंपेयर कर रहे हैं या जो एयर से कंपेयर कर रहे हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम एयर से कंपेयर कर रहे हैं। अब इस टेबल में कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, एयर का है 1.0003, आइस का है 1.31, वाटर का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था क्या, एक जैसे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है बॉडी, तो क्या होता है कि उसका जो डायरेक्शन है वह चेंज हो जाता है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह किस पर डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी दोनों में अंतर है, दोनों एक तरह का नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि जिसका मास डेंसिटी अधिक है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी अधिक ही होगा। यहाँ पर देखिए जैसे वाटर है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33 है और केरोसिन का है 1.44, तो मास डेंसिटी वाटर का अधिक होता है और केरोसिन का अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का अधिक है, वाटर का कम है और यह केरोसिन का अधिक है। वाटर का मास डेंसिटी अधिक है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उसको हम मास डेंसिटी, जो हम लोग रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम की बात बोलते हैं लाइट में, तो यहाँ पर ऑप्टिकल रेयरर मीडियम होगा या ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, और यह मास डेंसिटी से अलग होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जिसका मास अधिक है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी अधिक होगा। यहाँ पर वाटर का जैसे हम लोगों ने एग्जांपल लिया, वाटर और केरोसिन का लिया, तो वाटर का मास डेंसिटी अधिक है लेकिन यहाँ पर इसका देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, और केरोसिन का डेंसिटी मास डेंसिटी कम है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है। तो
The speed of light is higher in a rarer medium than a denser medium. Thus, a ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium slows down and bends towards the normal. When it travels from a denser medium to a rarer medium, it speeds up and bends away from the normal. तो अगर यहाँ पर हम जो रेयरर और डेंसर मीडियम की बात बोल रहे हैं, या ऑप्टिकल रेयरर मीडियम होगा या ऑप्टिकल डेंसर मीडियम होगा। तो ऑप्टिकल रेयरर मीडियम से ऑप्टिकल डेंसर मीडियम में अगर लाइट जाएगा तो वह बेंड हो जाएगा नॉर्मल की तरफ, और अगर ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयरर मीडियम में जाएगा तो वह नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होगा। तो यहाँ आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें।